हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत है उसके बारे में। जैसे कि हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम लोग मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा वर्ग 1 का जो सिलेबस है यूनिट 1 उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए हैं फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भू आकृति विज्ञान। ठीक है, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उसका डिफाइन पूरा बताया था, जो हमारा पहला यूनिट का पहला ही चैप्टर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, यानी कांट की वायव्य राशि सिद्धांत, निहारिका सिद्धांत, चैम्बरलिन एवं माल्टन का ग्रहाणु सिद्धांत, जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। इतने सिद्धांतों को आज हम लोग जो है कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम लोग बहुत सारे वीडियो जो हैं ज्योग्राफी के लेकर के आने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कांट की वायु राशि सिद्धांत, जिसको कहा जाता है गैसियस हाइपोथेसिस। क्या कहा जाता है? गैसियस हाइपोथेसिस। ठीक है ना। यह जो है कांट की वायव्य राशि सिद्धांत है। ये कब आया था? ये आया था 1755 में। आपको डेट याद रखना है कब आया था? 1755। कांट की वायव्य राशि सिद्धांत जो है ये 1755 में लाया गया था। इसको गैसियस हाइपोथेसिस कहा जाता है। और इनकी एक बुक है, ठीक है ना, यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस। ठीक है, यानी जो कांट महोदय हैं इनकी किताब का नाम है। ठीक है, जिसमें इन्होंने वायव्य राशि सिद्धांत का वर्णन किया है। उस बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या नाम है? यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस। ठीक है, और ये इन्होंने जो है गैसियस हाइपोथेसिस यानी कांट ने गैसियस हाइपोथेसिस कब दिया था? 1755 में। कब दिया था? 1755 में। ठीक है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है ये सिद्धांत। यानी ये जो सिद्धांत है किस पर आधारित है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, देव निर्मित आग्य पदार्थ पहले से मौजूद है अंतरिक्ष में। यानी इन्होंने ये बताया, इन्होंने कहा इस गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर बताया कि जो देव निर्मित यानी भगवान के बनाए गए जो पदार्थ हैं वो जो है अंतरिक्ष में मौजूद है। ये किसका कहना है? ये कांट महोदय का कहना है। अच्छे से समझिएगा। जिसमें से बोला कि ये शीतल होंगे, ये ठोस होंगे और गतिहीन। यानी वो जो पदार्थ है वो 3 तरह से, यानी वो शीतल है, ठोस है और गतिहीन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये किसने कहा? ये कहा कांट ने किस सिद्धांत पर? गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस नाम ही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा कि गैसियस हाइपोथेसिस कब आया था? 1755 में आया, जो कि कांट महोदय की का है। इनकी बुक का नाम है यूनिवर्सल नेचर हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस। न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है ये सिद्धांत। देव निर्मित है, आग्य पदार्थ जो यहाँ पे पहले से मौजूद है, शीतल है, जो कि ठोस है और गतिहीन है। ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि जो कण है हमारे, यानी ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये सारे कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराए। मतलब ये जो यहाँ पे देव निर्मित आद्य पदार्थ है, ये सारे कण जो हैं आपस में क्या होने लगे? टकराने लगे। और कणों के आपस में टकराने से क्या हुई? 2 कार्य। एक तो ऊष्मा उत्पन्न हुई और घूर्णन गति, यानी क्योंकि पहले क्या थे? गतिहीन थे। तो जब ये कण जो है आपस में टकरा गए तो टकराने के बाद घूर्णन गति होने लगी। इनमें क्या होने लगी? घूर्णन गति होने लगी और ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है, यानी हीट उत्पन्न हुई काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है यानी अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में हमारे कुछ आद्य पदार्थ पहले से निर्मित थे जो छोटे छोटे रूप में थे। ये सभी कण जो है आपस में टकराए और टकराने के बाद इसमें क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न हुई और ये सभी कण जो है आपस में क्या करने लगे? घूर्णन करने लगे, यानी घूमने लगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है आगे। यानी इस तरीके के पिंड के बड़े होने से उसमें अपकेंद्री बल की वृद्धि, यानी ये जो पिंड है घूर्णन होने लगा और धीरे धीरे ये जो हिस्सा था धीरे धीरे ये बड़ा हो गया।
ठीक है। और पिंड के बड़े होने से उसमें अपकेंद्री बल की वृद्धि हो गई, यानी घूर्णन गति और ज़्यादा बढ़ गई, यानी जो घूर्णन गति हो रही थी वो और ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। और पिंड के बड़े होने से उसमें अपकेंद्री बल की वृद्धि हुई, यानी इसके अंदर कौन सा बल आ गया, अपकेंद्री बल। ठीक है। जो निहारिका गैसीय पिंड, यानी जैसे मान लीजिए ये पिंड है, वही पिंड जो कि एक देव निर्मित पदार्थ है। ये पहले नॉर्मल था, लेकिन धीरे 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 इसमें क्या होने लगा, गति संभव होने लगी, घूर्णन गति होने लगी, तो इसमें से ऊष्मा उत्पन्न हुई, जिसमें से ये अपकेंद्री बल की वृद्धि होती है। और यह कुछ इस तरीके से जो है गैसेस निकलने लगे, इसको निहारिका पिंड कहा गया। ठीक है। और बचा हुआ भाग जो मतलब जो ऐसे गैसेस निकलने लगे अपकेंद्री बल के कारण, ये बचा हुआ जो भाग है, यह बचा हुआ भाग सूर्य कहलाया। और जो ये निकल के, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि जब ये घूमने लगा, समझिएगा, जब ये जो है घूमने लगा तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े थे फेंका गए दूर से, मतलब फेंका गए। जैसे कोई भी एक चीज़ है, जब वो बहुत तेज़ी से घूमने लगती है तो उसकी जो ऊपर की चीज़ें हैं वो फेंका जाती है, तो उसी तरीके से इसके वो पिंड के टुकड़े हो गए, धीरे धीरे टूट के जो है अलग होने लगे। तो जो ये अलग हुआ भाग है, तो वो अलग हुआ जो भाग है, जो छोटे छोटे टुकड़े, वो हमारे ग्रह कहलाए। ठीक है। और जो बचा हुआ भाग है, वो हिस्सा सूर्य का, वो क्या कहलाया, मतलब जो बचा हुआ भाग था उस पिंड का, वो सूर्य कहलाया। ठीक है। फिर से समझिए, कांट महोदय कहते हैं कि देव निर्मित पदार्थ है, ठीक है, जो कि पहले गतिहीन था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, घूर्णन गति हुई, ये आपस में टकराने लगे और इनमें क्या हुई, घूर्णन गति हुई और घूमने लगे और ऊष्मा उत्पन्न हुई। ठीक है। और इनके बीच में अपकेंद्री बल आ गया। अब ये घूमने लगे, तो घूमने के कारण ये जो है क्या हुआ, आपस में टकराने के बाद घूमने लगे और इसके टुकड़े होकर के दूर फेंकाने लगे, मतलब कि ये जो है और हिस्सा जो है टूट के अलग होने लगा। ठीक है। तो जो टूटे हुए हिस्से हैं ये बन जाते हैं ग्रह। टूटे हुए हिस्से जो थे वो क्या बन गए, ग्रह। और जो बीच का बचा हुआ भाग था वो क्या हो जाता है, वो आपका सूर्य बन जाता है। ठीक है। तो जो सूर्य का हिस्सा था वो रिंग कहलाया, छल्ला कहलाया, बचा हुआ भाग सूर्य, और यह ग्रह कहलाए, जो 9 ग्रह हमारे पहले जो प्लूटो भी हुआ करता था, 9 ग्रह जो थे वह ग्रह कहलाए। तो बस इतनी सी बातें कांट महोदय कहते हैं, और इसी को कहा जाता है गैसियस हाइपोथेसिस। देखिए, आपको मेन चीज़ पढ़ना है फॉर एग्जाम, मेन एग्जैक्टली क्या चीज़ कह रहा है, बस इतनी सी बातें हैं इसमें। वायव्य राशि यानी गैसियस हाइपोथेसिस के कारण ही, और ये सब कुछ हुआ गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो सब कांट का कहना है, और ये सारा वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ द हेवेंस में किया है 1755 में। ठीक है ना। ये थ्योरी उन्होंने दिया था। तो बस इतनी सी बातें हैं आपको याद रखने की, यानी एक जो बचा हुआ हिस्सा था वो सूर्य कहलाए और जो टुकड़े टूटे वो हमारे ग्रह कहलाए, और इनका कहना था कि इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये बातें आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कोई चीज़ बनती है तो उसकी आलोचना भी होती है, और इन्होंने पहली बार किसी चीज़ का वर्णन किया था, मतलब पृथ्वी से संबंधित, तो इनकी आलोचना हुई। क्या आलोचना होती कि इनका सिद्धांत कोणीय संवेग स्थिरता सिद्धांत के विरुद्ध बताया इन्होंने। जो कोणीय संवेग स्थिरता सिद्धांत उसके विरुद्ध है, क्योंकि कणों के टकराने से इतनी घूर्णन गति, मतलब अगर कण आपस में टकरा रहे हैं तो इतनी तेज घूर्णन गति होने लगी कि उसके सारी चीज़ें फेंका गई, उसमें संबंधित उसके टुकड़े टुकड़े होने लगे, ये तो संभव नहीं है। ठीक है। और आकार बढ़ने पर घूर्णन गति कम होती है, ना कि बढ़ती है। और अगर आपको पता है, अगर जैसे मान लीजिए आकार अगर बढ़ रहा है तो उसकी घूर्णन गति क्या होगी, जब कोई चीज़ बड़ी होती जाएगी तो उसकी घूर्णन गति जो है आपकी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होती जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा कि बढ़ेगी, तभी तो बाकी टुकड़े टूट के अलग हो रहे हैं। तो इनकी आलोचनाएं की गई कि आपने जो भी हाइपोथेसिस दिया वो अकॉर्डिंग टू कोणीय संवेग स्थिरता सिद्धांत के आधार पर वो चीज़ें गलत बताई गई, यानी इनके सिद्धांत को वैल्यू नहीं दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, अब इन्होंने दिया था तो आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए। तो समझ आई बात।
इनका कहना था कि जो घूर्णन गति थी वो गोला बड़ा होता गया और उससे चीज़ें टकरा के दूर फेंका गई। ठीक है, लेकिन जब कण आपस में टकराते हैं तो इतनी तेज घूर्णन गति नहीं होती है, और आकार जब बढ़ता है तो आकार बढ़ने से घूर्णन गति कम होगी, ना कि बढ़ेगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा कांट का गैसीय सिद्धांत। अब हम लोग चलते हैं निहारिका सिद्धांत, नेबुलर हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आते हैं यहाँ पे नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में। ये सिद्धांत कब आया था? 1796 ईस्वी में सिद्धांत जो है ये जो सिद्धांत है ये आया था। इनकी भी एक बुक है, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड, एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड ये बुक है, और जो कि 1796 में ये सिद्धांत लाया गया था। निहारिका सिद्धांत इसको कहते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये सारे जो है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में कौन कौन सी थ्योरी आई उसके बारे में मैंने बताया था आपको। ठीक है ना, ये देखिए, तो यहाँ पे हमने अभी देखा द्वैतवाद में और अद्वैतवाद में। इससे पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हमने पहला यानी मोनो जो स्टैटिक हाइपोथेसिस उसकी पहली जो है हाइपोथेसिस को पढ़ा। ठीक है, वाव्य राशि जो कांट का था, इमैनुएल कांट ने दिया था। अब दूसरा है निहारिका परिकल्पना, नेबुलर हाइपोथेसिस, जो लाप्लासा ने दिया 1796 में। ठीक है, हम लोग जो है उसी को देख रहे हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। तो निहारिका सिद्धांत जो है, इनकी किताब का नाम आपको याद रखना है, किताब एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कांट के दोषों को दूर करने का। अब जो कांट महोदय ने कहा था कि ये जो पृथ्वी का गोला था, यानी पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड का गोला था, ये फेंका गया था और यहाँ छोटे छोटे ग्रह निकले, तो उसमें उन्होंने आलोचनाएं की। तो उस आलोचना को सुधारने के लिए जो निहारिका सिद्धांत ये देते हैं और कांट के दोषों को दूर करने का प्रयास किया इन्होंने कहा कि निहारिका मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं वो जो ये वो वही गोला वाला हिस्सा है जो उन्होंने बताया था, वह पहले घूर्णन कर रहा था। अब इनका कहना था कि वो किसी चीज़ के टकराने से नहीं, बल्कि ये पहले से ही क्या कर रहा था, रोटेट कर रहा था। क्या वो एक पिंड जो था वो पहले से ही रोटेट कर रहा था। ठीक है, और क्यों रोटेट कर रहा था? क्योंकि वो गर्म था और उसमें गैसेस निकल रही थी, इसलिए वो रोटेशन हो रहा था। ठीक है, उनके कहने का मतलब ये है कि पहले से रोटेट हो रहा था, किसी चीज़ के टकराने से नहीं। ठीक है, इन्होंने पहले दोष को दूर किया। और जब ये जो है वह पहले से घूर्णन हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्म भी था, गैसेस भी निकल रही थी। अब क्या होता है, अब जब ये छोटे छोटे पिंड इस गोले से अलग होते हैं तो ये ग्रह बनते हैं, और ये ग्रह जो होते हैं कालांतर निहारिका ठंडा होती चली गई। मतलब जब ये आपस में टकराए तो काफ़ी गर्म थे। जब ये आपस में टकराया मतलब पहले से घूर्णन हो रहा था, इनका ये कहना था कि जो पिंड था पहले से घूर्णन हो रहा था, और ये जब पिंड आपस में टकराए बहुत तेज़ी से तो इसमें ये बहुत गर्म हो गए और बहुत सारी गैसेस निकली। ठीक है ना, जिसको उन्होंने निहारिका नाम दिया। वही जो गर्म पिंड था जिससे गैसेस निकली थी उसको निहारिका नाम दिया। और फिर बाद में कहा कि ये जो निहारिका है जब ठंडी होती, मतलब धीरे 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 क्या हुई, टकराने के बाद ये ठंडी होती चली गई। ठीक है, तो आकार कम होता चला गया। अब जब ये ठंडी हुई तो जो बहुत बड़ा था उसका आकार क्या होता गया, छोटा होता गया, जिससे घूर्णन गति वृद्धि हुई। अब ये जब ठंडी होने के बाद ये छोटा हुआ तो घूर्णन गति बढ़ने लगी, क्योंकि हमने ये था कि घूर्णन गति अगर बढ़ेगी तो यानी आकार जो है छोटा होना चाहिए। तो इन्होंने ये साबित कर दिया कि यहाँ पास जो है अगर कोई भी चीज़ है, यानी वो जो पिंड था वो पहले से घूर्णन गति कर रहा था और आपस में टकराया तो उससे गर्म गैस निकली। ठीक है, मतलब गर्म था, बहुत सारे गैसें निकली, और धीरे धीरे जब वो आकार में छोटा ठंडा हुआ तो आकार में अपने आप छोटा हो गया। जब छोटा हुआ तो और तेज इनकी घूर्णन गति क्या हो गई, बढ़ने लगी। ठीक है, और एवं अपकेंद्री बल में इनमें वृद्धि हो गई, इनके बीच में जो है अपकेंद्री बल में वृद्धि होने लगी और मध्य भाग में उभार आ गया। मतलब इनका ये कहना था कि जब इनका जैसे आप देखिए ये कोई गोली चीज़ है, ठीक है,
और यह जो है मतलब ये निहारिका है। और जब ये ठंडा हो गया तो इनका जो छोटा हिस्सा है वह थोड़ा सा ऐसे, मतलब कि किनारे वाला हिस्सा जो है आप देखेंगे आकार में थोड़ा कम हो गया, जिससे इनकी गति जो है थोड़ी तीव्र हो गई और इनमें खिंचाव होने लगा, इधर की तरफ और इधर की तरफ। तो बीच वाला हिस्सा उठ गया, ठीक है ना। मध्य भाग में जो है इनके उभार आ जाता है, ये कहते हैं। और वही जो है हमारे ग्रह निकलते हैं वहाँ से। ये इनका कहना था। किसका कहना था? निहारिका सिद्धांत के अनुसार लाप्लासा का कहना था। ठीक है, बस इसमें इन्होंने थोड़ी सी कमियां उनकी दूर की। बस इतना कहा कि वो आपस में टकराएं, उससे गैस निकली और ये गर्म हुए, और उसके साथ ही साथ जो है इनमें वृद्धि क्या हुई? वृद्धि होने लगी। ठीक है ना, ये इन्होंने बस इतना ही कहा था। ठीक है, अब उसके बाद इन्होंने आलोचना भी की। अब इनकी भी आलोचना हुई, मतलब इन्होंने ये सारी बातें तो कह दी कि ऐसा 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 है, लेकिन इसकी भी आलोचना होती है। इनकी आलोचना क्या हुई? एक ही छल्ला क्यों निकला? मतलब इनका ये कहना था कि जब आपस में टकराया तो एक ही छल्ला निकला, बाकी और छल्ले नहीं निकले। ठीक है, एक ही छल्ला क्यों निकला? बाहर निकलने के बाद वो कैसे टूट सकता है? ये बाहर निकला और ये आपस में टूटे तो फिर ग्रह बना। अब ये एक ही छल्ला निकला और ये बाद में टूट गए, तो ये अलग 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 इस तरीके से बाहर निकलने के बाद ग्रह बन गए। और आज जो सूर्य का भाग है यानी मेन वाला जो हिस्सा है उसमें उभार होना चाहिए, जो कि नहीं है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो और वाला हिस्सा था उसमें उभार होना चाहिए यानी ऊपर का हिस्सा, लेकिन सूर्य तो गोल है ऑलरेडी। आज भी निहारिका में घूर्णन गति कैसे है? अब इन्होंने बताया कि घूर्णन गति और तेज हो गई जब चीज़ें छोटी थी। तो ये चीज़ें भी लोगों को सही नहीं लगी, इसलिए इन्होंने आलोचनाएं की। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर समझ ली इनका क्या कहना था कि वो जो निहारिका थी घूर्णन करने लगी, और घूर्णन करते करते वो बहुत तेज़ी से आपस में टकराई और ये ठंडी हुई। ठंडी होने के बाद क्या होता है? ये आकार में छोटी हो जाती हैं और इससे एक छल्ला निकलता है और इनसे बहुत सारे ग्रह बनते हैं। लेकिन जो बीच का हिस्सा था वो क्या, उनमें उभार हो गया। ठीक है, यानी सूर्य वाला हिस्सा था। तो ये चीज़ें इनकी गलत साबित हुई। ठीक है, यानी कि ना तो कांट की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और ना तो हमारे जो लाप्लासा थे उनकी निहारिका सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया। दोनों में कुछ ना कुछ त्रुटियां थी, इसलिए दोनों ही थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा किसने मैंने इसमें क्या हुआ था, किसने दिया था और कब दिया था, बस इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद तो ये दोनों थ्योरी फेल होने के बाद एक बहुत बड़ी थ्योरी आती है और जो कि हमारे पृथ्वी के सिद्धांत को वास्तविकता में बताती है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। लेकिन वो थ्योरी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उससे पहले एक और थ्योरी देखते हैं, चैम्बरलिन एवं माल्टिन का ग्रहाणु सिद्धांत। ठीक है, चैम्बरलिन एवं माल्टिन का ग्रहाणु सिद्धांत, इसको प्लेटेंसिमल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन कहते हैं। 1905 में चैम्बरलिन और माल्टिन ने ग्रहाणु सिद्धांत जो है दिया था। कब? 1905 में। ठीक है, अब इसको भी समझिएगा। ठीक है, ग्रहाणु सिद्धांत को इनका कहना था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने महासागर एवं वायुमंडल उत्पत्ति के बारे में बताया। यानी चैम्बरलिन और जो माल्टेन हैं ये दोनों ने ग्रहाणु सिद्धांत दिया और उन्होंने महासागर और वायुमंडल की उत्पत्ति के बारे में बताया। इनका कहना था कि ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, मतलब ब्रह्मांड में दो बहुत विशाल तारे थे, एक सूर्य तथा दूसरा उसका साथी। मतलब एक जो है सूर्य हो गया और मतलब ये मान लीजिए एक सूर्य हो गया और एक ये उसका साथी हो गया। मतलब इनका कहना था कि ब्रह्मांड में और कुछ नहीं था, सिर्फ दो विशाल तारे थे, एक था सूर्य और दूसरा उसका साथी, जिसको विशाल तारा इन्होंने नाम दिया। और ये जो है एक दूसरे के पास आते हुए तारों की आकर्षण शक्ति, मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या होने लगे, एक दूसरे के पास आने लगे। इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि ब्रह्मांड में दो विशाल तारे थे, ठीक है ना, एक सूर्य था और दूसरा विशाल तारा था। अब ये क्या होते हैं, पास आते हुए तारे की आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से अकंत छोटे छोटे कण बाहर अलग हो गए। मतलब ये जो सूर्य है हमारा, ये जो हमारा सूर्य था
इसके नज़दीक आ रहा था ये विशाल तारा, और सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण ये जो है आपस में आया और इससे टकरा गया, और टकराने के बाद इससे बहुत सारे गैसीय पदार्थ जो है बाहर निकलते, बहुत सारे गैसीय पदार्थ बाहर निकलते हैं, और वही हमारे ग्रह बनते हैं। किसका कहना था? ये था हमारे जो ये थ्योरी है, ठीक है, चैम्बरलिन और माल्टेन का। समझ आई बात? फिर से समझिएगा। इनका कहना था कि पूरे ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, ठीक है, 2 ही तारे थे, और ये दोनों तारे जो हैं आपस में जो है जैसे सूर्य हो गया और ये विशाल तारा, इनमें आकर्षण, सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति के कारण इस विशाल तारे को अपनी तरफ आकर्षित करते गया, और जब ये नज़दीक आया तो क्या हुआ? टकरा गया। टकराने के बाद इससे बहुत सारे मतलब बिखर गया टकराने के बाद, और बिखर गया तो बहुत सारे वो छोटे ग्रह बन के निकले, बहुत सारे गैसीय पदार्थ और छोटे ग्रह बन के निकले। बस इतनी सी बातें, और वही छोटे जो कण हैं उसको ग्रहाणु नाम दिया, यानी ग्रह नाम दिया। चैम्बरलिन और माल्टेन का ग्रहाणु, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा ग्रहाणु सिद्धांत। यानी कि इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सूर्य और विशाल तारे के टकराने से जो छोटे कण निकले उसको ग्रहाणु नाम दिया। बस इतनी सी बात इन्होंने कही, ठीक है, याद रखिएगा। और फिर वही महासागर वायुमंडल के बाद में उत्पत्ति होती, तो फिर इनकी भी आलोचना हुई। मतलब ये इनका कहना था, लेकिन इनकी भी आलोचना हुई इनके थ्योरी देने के बाद। क्या 2 तारे इतने निकट हो सकते हैं? क्या 2 तारे, एक सूर्य और एक विशाल तारा, इतने निकट आ जाएंगे? विशाल तारा कहाँ गया? फिर जब टकराने के बाद क्या हुआ? पूरा इतना बड़ा विशाल गोला था जो विशाल तारा, टकराने के बाद और हिस्सा कहाँ गया उसका? ठीक है, विशाल तारा और कहाँ गया वो तो दिखाई नहीं देता है। घूर्णन गति आधी कैसे हो गई? मतलब इसकी जो घूर्णन गति थी अब आधी कैसे हो गई? तो इनकी भी आलोचनाएं थी, ये आलोचना भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनका कहना था, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसको ऑल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। क्या बोला इन्होंने? विशाल तारा जो सूर्य के समीप से गुजरा, सूर्य में गैसीय ज्वार उत्पन्न, मतलब जो हमारा सूर्य था, ठीक है, और जो विशाल तारा था, अब इन्होंने कहा कि इसके नज़दीक से गुजरा, सूर्य में बहुत सारे गैसीय ज्वार उत्पन्न हुए, अधिकांश पदार्थ पुनः से सूर्य में समाहित हुआ तथा कुछ बाहर की ओर दूर तक से। इनका कहना था कि जब दोनों आपस में टकराए ना, तो आधा हिस्सा विशाल तारा का सूर्य के अंदर समाहित हो गया और आधा टकरा के दूर फेंका गया, जो कि ग्रहाणु बने, ठीक है, यानी ग्रह बने। दूर गए पदार्थ बाद में ठंडे हो गए, और ठंडे होकर के कण, मतलब ठोस कण में वो परिवर्तित हो गए, और इन्हीं ठोस कणों को ग्रहाणु नाम दिया। मतलब ये हमारा सूर्य और ये विशाल तारा आपस में टकराया, सूर्य का आधा हिस्सा अंदर घुस गया सूर्य के, मतलब ये विशाल तारा की, और जो बचा हिस्सा था वो क्या हुआ? छोटे डॉट के रूप में बाद में ठंडा हुआ वही, और वो ग्रहाणु बने, ठीक है। ये इनका कहना था। एक और पॉइंट है, कालांतर में इन ग्रहाणुओं के एकत्रण से ग्रह एवं उपग्रह का नहीं, वही उन्होंने कहा कि जो वो ग्रहाणु थे वही बाद में ग्रह और उपग्रह बनते हैं, ठीक। बस इतनी सी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। तो आई होप आपको चैम्बरलिन और माल्टेन ये दोनों का ग्रहाणु सिद्धांत जो है समझ में आ गया होगा, जो कि 1905 में दिया गया था, ठीक। चलिए अब हम लोग एक हमारा आखिरी सिद्धांत पढ़ते हैं। हमने अभी तक 3 सिद्धांतों को देखा। 3 सिद्धांत में अभी तक किसी ने भी एकदम फाइनल नहीं दिया है कि एक्चुअल में पृथ्वी की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या था। तीनों ही अपनी अपनी बातें इन्होंने रखी, लेकिन वो तीनों ही उतनी ज़्यादा मान्य नहीं हो पाए, ठीक है। चलिए अब आते हैं 1919 में दिया था इन्होंने जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना कब दिया था इन्होंने? 1919 में। टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन। 1929 में संशोधन, 1929 में संशोधन भी हुआ था, बाद में इसमें जेफरीज ने किया था। मतलब पहले जेम्स जीन ने यह दिया ज्वारीय परिकल्पना
टाइडल हाइपोथेसिस 1919 में। बाद में जो है इसमें 10 साल बाद जो है संशोधन होता है, जेफरीज ने किया था। वो क्या संशोधन हुआ था उसको भी हम आपको बताते हैं। इन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा जैसा कि इससे पहले वाले सिद्धांत में बताया गया। सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के सहयोग से हुआ। इन्होंने भी कहा कि सौर मंडल का निर्माण एक सूर्य और एक अन्य तारा, वही विशाल तारा जो इससे पहले वाले सिद्धांत में आपको बताया गया है, विशाल तारा और सन। प्रारंभ में सूर्य गैस का बड़ा गोला था। स्टार्टिंग में ये सूर्य जो था बहुत बड़ा गैस का गोला था, ठीक है ना। और सूर्य के साथ ब्रह्मांड में दूसरा विशाल तारा था, मतलब एक सूर्य था और एक विशाल तारा था। ये बहुत ही ज़्यादा, हाँ, इसमें बहुत बड़ा था और इसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा थी। सूर्य के साथ ब्रह्मांड में दूसरा विशाल तारा था। सूर्य अपनी जगह पर स्थित था तथा अपनी जगह पर घूम रहा था, मतलब सूर्य जो है अपनी जगह पर स्थित था और ये अपनी ही जगह पर घूर्णन कर रहा था, इस तरीके से, ठीक है ना। ये इनका कहना था। फिर क्या होता है, विशाल तारा सूर्य के नज़दीक आ रहा था। अब जो सूर्य था अपनी जगह पे घूम रहा था और ये जो विशाल तारा था ये सूर्य के नज़दीक आ रहा था सूर्य की आकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है। और नज़दीक आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग पर पड़ा। अब जब ये और नज़दीक आया, जैसे मान लीजिए सूर्य है और ये विशाल तारा और नज़दीक आया, तो जो तारे का ज्वारीय शक्ति था, मतलब बाह्य, हाँ, जो ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाह्य भाग में पड़ा। जो ये विशाल तारा था उसका प्रभाव जो है सूर्य के बाहरी हिस्सों में देखने को मिलता है, जिसको ज्वारीय शक्ति नाम दिया गया, मतलब और ज़्यादा थोड़ा पावरफुल, चमकदार, ठीक है। और फिर क्या होता है कि आकर्षण शक्ति द्वारा हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का एक ज्वार सूर्य के बाह्य भाग में उठ गया, जिसे फिलामेंट कहा इन्होंने। मतलब कहने का कि ये सूर्य था, ये विशाल गोला था। अब ये जब नज़दीक आते गया तो इधर से भी उसके सूर्य के कुछ हिस्से इधर आ रहे थे और इधर से भी जा रहे थे विशाल तारे का। और यहाँ पे जो बीच में एक हिस्सा होता है उठ जाता है, मतलब इधर से भी कुछ हिस्सा आ रहा था ज्वारीय शक्ति के कारण और इधर से भी। तो इधर सूर्य और इधर हमारा जो ये था विशाल तारा था, ठीक है। ये पूरा हिस्सा इससे जाकर के टकराता है और टकराने के बाद कुछ इस तरीके से एक फिलामेंट का निर्माण करता है, ठीक है, आकर्षण शक्ति के कारण। और इस फिलामेंट में मतलब जो है क्या होता है, इसी फिलामेंट में 9 ग्रहों की स्थापना हो जाती है, ठीक है। बीच में स्टार्टिंग में मरकरी, फिर आपका वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर बीच में यहाँ पे ना एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट आती है, एस्ट्रॉइड, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, एक लास्ट में यूरेनस भी रहेगा, जो इसमें मिस हो गया है, यूरेनस, ठीक है। इन्होंने बताया सिगार ग्रहों की स्थिति के बारे में। बस इतना ही इनका कहना था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे पहले वाले सिद्धांत में बताया कि सन और विशाल तारा आपस में टकराए और टकराने के बाद अलग अलग ग्रहों का निर्माण हुआ। और इसमें क्या होता है कि ये आपस में टकराए और इनके टकराने से एक सिगार नामक एक संरचना उत्पन्न हुई और इसी के अंदर 8 ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। और इसी को फिलामेंट नाम दिया, सिगार नाम दिया। किसने? ये हमारे टाइडल हाइपोथेसिस हो, इसीलिए इसका नाम भी टाइडल हाइपोथेसिस रखा। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिगार आकृति में ग्रहों की स्थिति, ठीक है। अब देखिए इनकी भी आलोचनाएं की गई। जिन तथ्यों से सूर्य बना ग्रह भी उन्हीं तथ्यों के होने चाहिए। मतलब आलोचना ये हुई कि जिन तथ्यों से सूर्य बना, यानी उसके टकराने से ग्रहों में घूर्णन गति कैसे, तो फिर जो हमारे ग्रह हैं वो भी सेम उसी तत्व के होने चाहिए, उतने ही ताकतवर, उतने ही पावरफुल, उतने ही ज्वाला वाला। और फिर इतने ये ठंडे और ग्रह कैसे है, ठीक है ना। और ग्रहों में कैसे घूर्णन गति होने लगी। तो ये भी क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन था जो कि सबको डाउट में रखा। लेकिन बस इनका, इसलिए इनकी थ्योरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ये थ्योरी भी अमान्य घोषित हो जाती है। मतलब कि अभी तक फाइनल एकदम पूरी तरीके से अमान्य नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक तो फाइनल मिला ही नहीं कि एक्चुअल हुआ क्या था, सब कंफ्यूज में थे,
ठीक है। तो इनकी थ्योरी भी कही गई, सुनी गई, लेकिन सबको डाउट में रहा, सबके पास क्वेश्चन मार्क ही था कि आखिर हुआ क्या, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो इन्होंने कहा कि इस तरीके से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई फिलामेंट के थ्रू, लेकिन जो कि अभी सही नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चारों जो हमारे हाइपोथेसिस हैं समझ में आए होंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपको बहुत ज़्यादा ये जो नोट्स है ना, ये हमारे सविंदर सिंह, आपने बुक सुना ही होगा, जो कि बहुत ही अच्छी किताब है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसके शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो ये जो है आप वहीं से मैंने इसको बनाए हुए हैं। तो आप जो है इसको शॉर्ट नोट लिखिएगा बस, क्योंकि पूरा वो जो सविंदर सिंह की अगर आप किताब पढ़ने जाएंगे तो एक थ्योरी 5-6 पेज में दी गई है, उसको मैंने पढ़ के एकदम शॉर्ट वे में उसको किया हुआ है। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी जितने भी सिद्धांत हमने पढ़े आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मेन थ्योरी अभी बाकी है बिग बैग थ्योरी, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बिग बैग थ्योरी जिसके माध्यम से हमें पता चला कि एक्चुअल में किस तरीके से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो यहाँ तक ये लोग आए, लेकिन अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी भी पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ मेन आपको याद रखना है, इनका नाम, इनकी थ्योरी का नाम, इनकी संरचना, मतलब कब इन्होंने दिया था डेट, और साथ ही साथ उनकी बुक हो, संशोधन कब हुआ था, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है, और थोड़ा सा उसके बारे में कि उस थ्योरी में क्या इन्होंने बताया था, दैट्स इट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।